No, I didn't say. I only said that for the complete kind of analysis, you will have to require kind of complete data, which is not at this juncture at our hands, which is why I said, I mean, anybody can rush to draw conclusions, fine. I am not going to prevent anybody. Point is that I have already said that it's a matter of introspection for the BJP, and we will look at it very minutely, we will introspect, we will rectify wherever we might have gone wrong, and therefore, as I said, this is a time for us to ponder over. Let every detail of the result come out, and then our analysis will be perhaps full and final. That is what. Sure, Mahua, are the voices of dissent really in the BJP going to increase now? Are we going to see some people who are anti-Modi, anti-Amit Shah camp really coming to the fore and voicing their opinions? The voices of dissent are certainly there. Whether they will be voicing themselves, whether they will be making themselves heard, or they'll remain in the remain as whispers, is something to be seen, because the Modi Amit Shah regime is very, very new, and it will continue for a while, so people will not, and BJP is still not in that mold yet. It's not a party which has shown that kind of rebellion as such, whether it is in state units or very openly, really. I mean, but the voices of dissent are definitely there. They are growing. The murmurs are, growing into whispers, and they will be heard. There's no doubt about it. But point that I wanted to make, one small point is that you don't need to analyze it so much. The results are so clear. महो तस्वीरें भी देख लीजिए। फिलहाल आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सेलिब्रेशंस हैं, जो जाहिर है जश्न का मौका है। सुन लेते हैं आवाज, और हम चाहेंगे अपने पीसीआर से हम कहेंगे कि वो फुल फ्रेम में तस्वीरें दिखाएं। आंदोलन के लिए, इस जीत के लिए, दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, और 49 दिन का जो आपका काम था उसको गली गली में आपने पहुंचाया। अरविंद केजरीवाल जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, ये जीत दिल्ली की महान जनता की जीत है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। सबको बधाई। आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। भैया पिछले 4 महीने 5 महीने में टेलीविजन पैनल्स पर हमारी प्रतिपक्षी पार्टियों को बहुत मोहक और शालीन तरीके से जवाब देने वाले हमारे युवा प्रवक्ता राघव चड्ढा के लिए बहुत तालियां बजाइए। दोस्तों, मजा आ गया इसको। कमर तोड़ मेहनत करी आप लोगों ने, इसीलिए ये जीत हुई है। जबरदस्त। दुनिया देख रही है तो दिल्ली जीत गए हैं। दिल्ली जीत गए हैं, हम जरा पता चलना चाहिए। दुनिया देख रही है तो दिल्ली जीत गए हैं हम। दुनिया देख रही है तो दिल्ली जीत गए हैं हम। दुनिया देख रही है तो दिल्ली जीत गए हैं हम। इसी तरह लड़ते रहिए इस देश के लिए। आज पूरा देश पूरे लाल पर है, जो जहां पर है वतन के काम पर है। बहुत बहुत शुक्रिया। जन्मदिन का तोहफा साथियों, जो कुमार भाई ने कहा कि दिल्ली की महान जनता ने ये जो नतीजा दिया है, म्यूजिक चल रहा है पीछे, हमारे विपक्षी दलों की अभद्रता, असभ्यता और उनकी जो नकारात्मकता की राजनीति थी उसके खिलाफ भी दिया है। इसलिए बड़ी सख्त करके जीते हैं। अरविंद केजरीवाल को हमारे बदकिस्मती से हमारे ओबीडियंट मीडिया का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भगोड़ा बना दिया था। मैं फिर विनय जी से मुखातिब हूं कि जो आदमी सत्ता का परित्याग करता है उसको इस देश में पूजा जाता था, और इस आदमी को आपने भगोड़ा बना के भगा दिया। उसके बाद आपने इसको अनार्किस्ट कहा, फिर उसके बाद आपने इसको मनी लॉन्ड्रर कहा। आपने तो इसका डेविड बना ही दिया। So it's the BJP that made a hero out of Arvind Kejriwal. देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो वोट है वो अरविंद केजरीवाल का वोट नहीं है। People have mandated themselves in Delhi. Let there not be any confusion about that. लोगों ने अपने लिए मत दिया है दिल्ली में। कांग्रेसी उठ के अपने घर से निकला, अरविंद केजरीवाल के खेमे में जाके वोट डाला। क्यों वो चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी
जो 2014 के इलेक्शन के बाद, देखिए आरएसएस की जो सबसे बड़ी कल्चर रही है कि वो बहुत विनम्र लोग हैं, वो अपनी बात का पल्ला नहीं छोड़ते, लेकिन दूसरे आदमी को ज्यादा उत्तेजित नहीं करते, उसको ह्यूमिलिएट नहीं करते। और ये जो नई पीढ़ी आई भारतीय जनता पार्टी की, जो गुजरात से यहां उसका इमिग्रेशन हुआ, क्या ये शब्द इस्तेमाल करूं या पलायन माइग्रेशन हुआ, अगर नॉर्थ ईस्ट वाला वाकई अगर नॉर्थ ईस्ट का हवाला देके बात हो, तो उसने ऐसी बॉडी लैंग्वेज इस शहर के समक्ष प्रेजेंट की। इस शहर ने तो इतने सेलिब्रिटीज देखे हैं, यहां तो कई प्रधानमंत्री दुनिया पूरे हिंदुस्तान से आके यहां राज किए हैं और यहां के जनता की बातें सुने हैं। ये तो दिल्ली की हिंदुस्तान की सबसे दुलारी सिटी है, पैम्पर्ड सिटी है, इसको जितना दोगे उतना ज्यादा मांगेगी। तो जिसके कारण बीजेपी को पश्चिमान होना पड़ा, उन्हीं कारणों से कल के दिन आम आदमी पार्टी भी हो सकती है। दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने वाली जनता है और वादे बहुत लंबे चौड़े अरविंद केजरीवाल ने किए हैं। चलिए उनको बात करेंगे, मुझे बात करेंगे, पहले कितनी आसानी होगी ये देखना है। विनय सहस्त्रबुद्धे जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विनय जी, ये बताइए कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि दिल्ली ये बताएगी दुनिया को कि आखिर भारत क्या चाहता है, क्या ये मान लिया जाए उन्हीं के शब्दों में? देखिए, जब जीत होती है तो जीत के वर्णन के लिए लोग काफी कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने लोकसभा का चुनाव जीता था, तब भी वो जनता के उम्मीदों की और उमंगों की जीत थी। आज एकदम से परिवर्तन होने की दिशा देख रहे हैं हम, तो स्वाभाविक रूप में लोग कहेंगे ये तो जनता ने, जैसे अभी विनोद जी ने कहा कि ये जनता ने अपने आप को मैंडेट दिया है। तो वर्णन तो हम शब्दों की पुल तो बांध ही सकते हैं और कोई, मैं उसको आपत्ति भी जनक भी नहीं मानता, वो स्वाभाविक है। और इसलिए इसका सही मतलब निकालने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मगर एक बात सही है कि लोग अब बेसब्र हुए हैं, उनको रिजल्ट्स चाहिए, उनको डिलीवरी चाहिए। और जमीन पर जब तक वास्तविकता में परिवर्तन होता नहीं, तब तक लोग केवल नीतिगत परिवर्तन उसको नहीं बहुत ज्यादा विश्वास और यकीन नहीं करते। ये बात तय है और इसका इसकी पूरी जानकारी हमें है, हम इसके प्रति पूरे सजग हैं। क्या आप ये मान रहे हैं इस बात के देश की नई राजनीति, जिसमें कहीं ना कहीं उम्मीदों को आसमान पर ले जाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन खुद बीजेपी का रहा, खुद प्रधानमंत्री मोदी का रहा, क्या आप ये मानते हैं वाकई कि अब 8-9 महीने में भी सत्ता विरोधी लहर इस देश में बहा करेगी? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है ये बात का बतंगड़ बनाने की एक कोशिश होगी, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। अभी 4 दिन पहले मध्य प्रदेश के 4 बड़े महानगरों के चुनाव परिणाम आए, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के मेयर आ गए और जो पार्षद होते हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत मिला है। चलिए, आप नहीं मान रहे। एकदम से दिल्ली से लेकर आप एकदम से पूरे देश के बारे में यकीन करें, उस बात को भी नहीं मान रहे। कोई आवश्यकता नहीं, इसको गंभीरता से न लेने की चूक किसी ने भी नहीं करनी लेकिन चाहिए। हम तो काफी गंभीरता से ले रहे हैं। और आप ये भी नहीं मान रहे हैं कि खुद पीएम मोदी के शब्दों में उन्होंने कहा था कि दुनिया को दिल्ली ये बताएगी कि आखिर भारत क्या चाहता है। मैं दोनों की तरफ आऊंगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त विपिन चौधरी हमारे संवाददाता नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से मौजूद है। हम नॉर्थ ईस्ट का, भारत के नॉर्थ ईस्ट का जिक्र कर रहे थे, अब दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए हैं। जी विपिन, किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? सिर्फ आप ही आप हो रहा है? आज बेटे की शादी है और 15 को हुआ। देखिए अरफा, जैसा दिल्ली का हाल है, जैसा दिल्ली ने मन बनाया है, आम आदमी पार्टी को सीटें दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट का भी वैसा ही हाल है। अगर उत्तर पूर्व दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस के लिए यहाँ बड़ा झटका है, बड़ी उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि जो 2 सीटें उन्होंने पिछली 8 सीटों में से विधानसभा की जीती थी, मुस्तफाबाद और सीलमपुर, दोनों ही वो हारते हुए नजर आ रही है। एक पर बीजेपी आगे चल रही है और लगभग जो यहाँ की 8 सीटों का ट्रेंड, सभी पहले नतीजे जो आए हैं उनमें 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी काफी बढ़त बनाकर आगे चल रही है। और देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह अभी बढ़त बढ़ते हुए 4000-5000 के आसपास पहुंच गई है, तो वो काफी बड़ा साबित होगी। यहाँ पर ज्यादा नतीजे बदलने की स्थिति नहीं है। बीजेपी के लिए भी खुशखबरी की कोई इसमें यहाँ पर वजह नहीं है, सिर्फ एक मुस्तफाबाद ही सीट है जिस पर वो बढ़त बनाए हुए, लेकिन बाकी 8 सीटें जो सीमापुरी, सीलमपुर, बाबरपुर, गोकुलपुरी, करावल नगर, सबके ऊपर आम आदमी पार्टी लगातार अपनी बढ़त बरकरार रखे हुए है। जी हाँ, लेकिन इस सबके बावजूद विपिन की जो खासकर मुस्लिम सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें तमाम कैंडिडेट्स अगर देखे जाएं तो पहली बार चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, किसी पार्टी से आए लोग नहीं है, बल्कि ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको इलाके में लोग जानते भी नहीं थे। तो आपको लगता है कि इस बार जो वोट पड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को पड़ा है, ना कि कैंडिडेट्स को?
जी बिल्कुल अरफा, हम कई बार यहाँ पर विधानसभा कवर की है तो उसमें देखा गया था कि ज्यादातर लोगों को कैंडिडेट का नाम ही नहीं पता था। चाहे सरिता सिंह हो, रोहतास नगर से कल रीपोलिंग के समय भी खड़ी हुई थी, ज्यादातर लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं था। मगर आम आदमी पार्टी को देखते हुए सब आम आदमी पार्टी की तरफ ही जानते हैं और उनका मतलब है सिर्फ अरविंद केजरीवाल। ज्यादातर कैंडिडेट को अगर मतदाताओं की नजर से देखें तो ज्यादातर जानते ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट उनकी विधानसभा में कौन खड़ा है। और एक बात और बता दें अरफा कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय का वोट है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है 93 से ही, और जिसको हमेशा से ही कभी कांग्रेस ने कभी बीजेपी ने हमेशा से ही इस्तेमाल किया। और देखा जाए तो यहाँ पर विकास अभी भी काफी जगहों से पिछड़ा हुआ है। विकास के मामले में ये दिल्ली के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। अगर बिजली, पानी, सड़क की बात करें तो वो पूरी दिल्ली का कमोबेश वही मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल। विपिन, आते हैं आपकी तरफ। विनोद शर्मा जी, ये तमाम जो मुस्लिम इलाके हैं खासकर और जो भी पिछड़े इलाके हैं उनमें खासकर मुस्लिम इलाके हैं जो ट्रेडिशनली कांग्रेस के वोट बैंक रहे हैं, जो ट्रेडिशनली कांग्रेस पार्टी को अब से नहीं पिछले दशकों से वोट करते रहे हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से वोट करते रहे हैं, ये किस तरह से इसे एनालाइज किया जाए? इस बार जब शुरू में कहा, नहीं, इस बार जबकि ये वोटर जब हार गया, आज की पार्टी का जो वोट है, आज की आपकी पार्टी का जो वोट है वो माजी की कांग्रेस है का वोट है। आज आम आदमी पार्टी अपने आप को आम आदमी पार्टी कह रही है, लेकिन जो उसकी डेमोग्राफिक सपोर्ट की डेमोग्राफी है वो कांग्रेस विद क्रेडिबिलिटी वाली डेमोक्रेसी है। कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी लॉस हैज लेड टू इट्स लॉस ऑफ दिल्ली एंड इलेक्शंस इन इंडिया। वो क्रेडिबिलिटी अगर वो बना के रखता है, वो कांग्रेस वाज, आई ऑलवेज से दैट कांग्रेस वाज द फर्स्ट कोलिशन टू रूल दिस कंट्री, अ कोलिशन ऑफ आइडियाज, जहां पर लेफ्ट ऑफ जहां विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ विनोद शर्मा भी बैठ सकता है, दोनों स्ट्रीम्स रहेंगी और सेंट्रिस्ट उन दोनों का समावेश जो था वो सेंट्रिस्ट स्ट्रीम बना लेकिन क्या आप आम आदमी पार्टी को अभी से ये मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी को वो बनना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी तो नहीं है अभी। देखिए यही तो मैं, देखिए हम तो अब इलेक्शन तो सब जान रहे हैं कि क्या आंकड़े हैं, अब आंकड़ों में से सार क्या निकालना है मैं वो बता रहा हूं। दूसरी एक गलती मैं बताना चाहता हूं, विनय जी हमारे साथ हैं, हमारी इट्स आवर प्रिविलेज। देखिए विनय जी, आपने अकाली दल के साथ अलायंस किया और डेरा सच्चा सौदा की भी सपोर्ट ले ली। अब एक बयान में दो तलवारें कैसे रख लिया आपने? अकाली दल के कैंडिडेट भी हार गए, आपके कैंडिडेट भी हार गए, जो सिखों की सपोर्ट आपके पास कमिटेड थी वो खत्म हो गई। आप इतने वाकपटु हैं, आपको गोत्र के अलावा कोई और शब्द समझ में नहीं आया कि इनकी तो उपद्रवी शख्सियत है या पर्सनैलिटी है, ये लिख देते। गोत्र लिखने का क्या मतलब था? देखिए जो वाकपटु बीजेपी थी, देखिए बीजेपी आरएसएस के स्कूल से निकले हुए भाजपा के कार्यकर्ता बहुत सुंदर भाषण देते हैं, आप उनके विचारों से सहमत हो सकता है ना हो, लेकिन जिस तरह से वो परसुएसिवली अपनी बात कहते हैं वो उस पे आपको दाद देनी पड़ेगी। अब इस पूरे इलेक्शन में माननीय प्रधानमंत्री जो कि थोड़ी थोड़ी अटल जी की नकल करते हैं, थोड़ी थोड़ी, हालांकि अटल जी जैसा जादू नहीं वो बरसाते, अटल जी तो हम पे भी जादू कर देते थे, हम कभी नरेंद्र भाई के जादू में नहीं रहे, उनके वाक्यों के जादू में। लेकिन उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए, बाजारू शब्द, बाजार के प्रोडक्ट जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरों के लिए, क्या बाजारू शब्द खराब है? अगर बाजारू शब्द खराब है तो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी का व्याख्यान कीजिए फिर उसका हमको बताइए। विनय सहस्त्रबुद्धे जी, दिल पे हाथ रख के बताइए, वाकई विनोद शर्मा आप सही कह रहे हैं कि आज वो दिन है जहां आपको सुनना है, दूसरों को कहना है, लेकिन वाकई नहीं सुनने हम भी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, हम आज आरएस टीवी के स्टूडियो में दिल पे हाथ रख के बताइए कि वाकई गलतियां हुई हैं। देखिए, इसको मैं प्रकट रूप में चैनल पे कहूं न कहूं इससे कोई महत्व नहीं है। पार्टी अंदर से, मतलब जब हम, पार्टी की परंपरा है, आपको यकीन नहीं आएगा, और अभी ऐसा है ना कि जो हार रहा है उस पर सारे टूट पड़ते हैं, तो वो बात अलग है, मगर पार्टी में ये पद्धति रही है। देखिए, हार हमें कोई नई नहीं है, हम तो 2 सीटों तक आए थे और वहां से लेकर हमने छलांग मारी है, तो कोई हमें ये न बताने की आवश्यकता है किसी के द्वारा कि हार का क्या मतलब होता है। वी नो इट वेरी वेल।
पॉइंट इज हम इस पर आत्मपरीक्षण नहीं, हो करेंगे, सकता है आप भी बैठेंगे, कांग्रेस पार्टी की तरह एनालिसिस सीखना ही ना करेंगे। इस चाहें। पर आप यकीन करिए, क्योंकि ये पार्टी कोई घराने से या कोई एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं चलती। ये पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व में यकीन करती है। टीम बीजेपी का ये जो भी परिणाम है, टीम बीजेपी उसको स्वीकार करती है और उस विषय में हम निश्चित रूप में विश्लेषण करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन रही बात विनय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो लोकसभा चुनाव के बाद सामने आई थी, आज शायद उसे पूछने का दिन है कि जिस तरह से किरण बेदी को ऊपर से पैराशूट किया गया, उसी तरह से कहीं ना कहीं जो गुजरात की लीडरशिप को पूरी पार्टी के ऊपर जिस तरह से फैलाने की कोशिश की गई, उसका जो प्रभाव, हालांकि वो बहुत आपके लिए बहुत फल के तौर पर भी उभरा, क्या उसको भी दोबारा देखने की जरूरत है? देखिए, हवा के एक झोंके से जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो पूरा रास्ता ही छोड़ने लायक है, ऐसा मानने वाली जो एक कचदील प्रवृत्ति होती है, फिकल माइंडेडनेस, वो हमारे में नहीं है। हमने जो रास्ता अपनाया है बड़ा सोच समझकर अपनाया है। श्री अमित शाह अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो वो किसी के कहने पर नहीं है, वो पार्टी की जनतांत्रिक पद्धति से उभर कर जो नाम आया उसके कारण वो अध्यक्ष, वो किसी घराने के कारण या किसी और विषय वस्तु के कारण है नहीं। तो हम उसके बारे में ही एकदम से चलो भाई आप आज झोंका यहां गया तो चलो एकदम से अभी उस रास्ते को त्याग दो, इतना फिकल माइंडेडनेस हमारे यहाँ नहीं होता। जो हम करते सोच समझ कर करते, गलतियां हो सकती है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, वी माइट हैव कमिटेड मिस्टेक्स, नोबडी इज इन ए मोड ऑफ डिनायल। Point is, give us some time, believe in us. We have, I mean, there is a history of BJP introspecting and doing some course correction as well, and I'm sure we will be making wherever required some kind of course correction. There was one point which came across very starkly, Mr. Sahasrabudhe, as we spoke to people on the ground, including those who were campaigning for the BJP and those who were more intrinsically linked to the RSS. They had a point to make by way of a complaint, or you call it, a grievance, that election after election after election has been won by the BJP since 2014. But the credit for it all has gone to one man. He's become the Machiavelli or a strategist, a great strategist, that who knows India like the back of his palm, and he make BJP win anywhere. But they used to say that it is our hard work on the ground that caused the victories, and it will be our lack of hard work on the ground which will cause a defeat this time. They used to ask, how is the BJP claiming 45 seats, 50 seats, when actually they are contesting, their own people are contesting only 50. Rest were imported from outside. I want to say just add one thing to him, that happens in all parties. जी हाँ, माफ कीजिएगा, मैं आप ही की तरफ आऊंगी इस वक्त। मैं जानती हूँ आप काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल हमारे साथ संवाददाता कीर्ति मिश्रा भी मौजूद हैं और साथ ही कुछ ही पलों में योगेंद्र यादव भी मौजूद होंगे, पंकज शर्मा भी कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं। कीर्ति जो है वो सेंट्रल दिल्ली में मौजूद है। फ्रेंड, Yeah, Kriti, you're going to bring us up to date with the latest trends and figures. Over to you, Kriti. Bring us up to date with the latest. Frank, well, the latest trends that we are getting from the central Delhi might just perturb the Congress and the BJP on all the 7 seats, including Sadar Bazar, Patel Nagar, Karol Bagh, Chandni Chowk, Matya Mahal, Balli Maran and Moti Nagar. The Aam Aadmi Party is leading. And in fact, seats which have been Congress's citadel for a very long time. For instance, Chandni Chowk, if you talk about, जी हाँ, कीर्ति, मैं आपसे जानकारी लेती रहूंगी। योगेंद्र यादव जी जो है इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन के स्टूडियोज में। आज तो आप ही का दिन है, आप ही का दिन है। जी, आपका नहीं, आप कहिए आम आदमी का दिन है। ये आम आदमी पार्टी का दिन नहीं है। आम आदमी पार्टी है क्या? हमारी ताकत, हमारी क्षमता, हमारी औकात नहीं है इतनी बड़ी बड़ी सत्ता से, इतने बड़े पैसे से मुकाबला करने की। अगर हम कर पाए तो सिर्फ इसलिए कि दिल्ली के आम आदमी ने, वो आम आदमी जो कि देश के कोने कोने से इस शहर में आता है, जो संघर्ष करता है, जो सपने पालता है, जो तमाम दुख तकलीफ सहता है, उस आदमी ने अपने सपनों और आशाओं के माध्यम के रूप में, उसके वाहन के रूप में हमें चुना। सिर्फ इसलिए है। आज बहुत बड़ी उम्मीद का दिन है। लोगों ने मान लिया था कि राजनीति में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, राजनीति में कोई उम्मीद नहीं हो सकती। आज वो उम्मीद दोबारा कायम है। तो मैं समझता हूं आज आपका नहीं, आज आशा का दिन है लोकतंत्र के लिए।
You know, Mr. Yogendra Yadav, a lot has changed as far as your party is concerned. A few months ago, several journalists began writing obituaries of the Aam Aadmi Party, really saying that we will not see the Aam Aadmi Party coming back. What has really changed in the last few months that we've seen such a significant turnaround? I think two or three things. First of all, the BJP's decision to delay the elections in Delhi gave us a breathing period. We utilized that period by enormous organizational work. We know BJP had a formidable organization in Delhi. We tried to match it by creating an organization at the grassroots level. Then we created a positive, constructive agenda for ourselves. Aam Aadmi Party is the only party in Delhi which came up with detailed blueprints, which had done its homework. We came up with a positive, constructive agenda for the future of Delhi. We are a futuristic party. Once we reached that level, I think after that BJP did the rest for us. They simply lost their nerves. They started doing things which started backfiring. As they say, Vinash Kale Viparit Buddhi. Something of that sort started happening to BJP towards the end. But that happened only once we had already reached the level where we were already overtaking the BJP. This is a historic turnaround. योगेंद्र जी, एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और बहुत ईमानदारी के साथ में जवाब भी चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने मई 2014 में देखा, जिस तरह से जो आम आदमी था वो बाहर निकलकर उसने वोट किया और एक खास पार्टी को वोट किया, एक आदमी के लिए वोट किया और उसको ताज पहनाया, कमोबेश उसी तरह की तस्वीर, बल्कि उससे भी बेहतर तस्वीर, क्योंकि हम जानते हैं कि 31% वोट सिर्फ बीजेपी को मिले थे, एनडीए को मिले थे उस दौरान, और 69% वोट उनके खिलाफ मिले थे। लेकिन यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल उलट है, 50%, 52% से ज्यादा वोट अभी तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बता रही है आम आदमी पार्टी को मिल रहे हैं। यानी आपको कहीं फार बेटर जो है वो मैंडेट मिला है। जिस तरह की राजनीति का दावा वादा एनडीए सरकार ने किया था, हम जानते हैं देश बहुत बड़ा है, स्टेट बहुत छोटा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पैरेलल्स तो कम से कम ड्रॉ कर सकते हैं आज के दिन। जिस तरह के वादे आपने किए हैं वो भी बहुत आसमान छूते वादे हैं। इनमें से कितने आपको डुएबल लगते हैं और कितने, अगर अमित शाह की भाषा में कहें तो, जुमले हैं? जो अंतर है उनके कहने में और हमारे में वो ये है कि हमने खाली जुमले फेंके नहीं है, हमने एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान दिया है 70 पॉइंट का, और एक एक एक्शन प्लान में इतनी डिटेल है जिसके ऊपर आप हमारा गिरेबान पकड़ सकते हैं आज से 6 महीने बाद, आज से 1 साल बाद। और जैसा मैंने कहा, इनमें से बहुत चीजें हैं जिसके लिए बहुत तैयारी की गई है, ग्राउंड वर्क किया गया है। तो एकदम सिर्फ शुद्ध ऊंचे वायदे नहीं है। पहली बार भारतीय राजनीति में किसी पार्टी ने इन वायदों के पीछे बिल्कुल कॉन्क्रीट डिटेल्स दी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि चुनौतियां आएंगी, ये काम आसान नहीं होगा, और हो सकता है कुछ चीजों के अंदर हमें फाइलें देखने के बाद लगे कि जो हमने सोचा था उससे कुछ भिन्न रणनीति अपनानी पड़ेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का वजूद राजनीति में इसीलिए है कि लोग मानते हैं कि ये साफ नीयत वाले लोग हैं, ये कुछ करके दिखाएंगे। इस ऐसे जब इतना बड़ा जनसमर्थन मिलता है तो उसके साथ आशाओं का, आकांक्षाओं का बोझ भी आता है। उस बोझ के प्रति हम सजग हैं, सचेत हैं, और वो बोझ है जो हमें झुकाता है इस क्षण में। योगेंद्र यादव जी, आपकी पहचान जो है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी से नहीं है, आपको जमाने से हम देखते सुनते आए हैं और आपकी बात पे देश विश्वास करता रहा है। जिस तरह की राजनीतिक टिप्पणियां आप देखते हैं उनको क्रेडिबल माना जाता है, बल्कि उनको अथॉरिटी कई बार माना जाता है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या वाकई एक आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे होने के अलावा आप ये मानते हैं कि ये क्या कोई रिफ्लेक्शन है, ये आम आदमी पार्टी की जीत जो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप है उसके ऊपर कोई रिफ्लेक्शन है? ये अमूमन ऐसा नहीं मानना चाहिए था। देश के 28-29 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, दिल्ली तो एक है और उसमें से भी बहुत छोटा राज्य है। तो सामान्यतः निष्कर्ष ये होता कि हाँ भाई, हर राज्य चुनाव जो है वो केंद्र सरकार पे रेफरेंडम नहीं होता है। लेकिन पता नहीं क्यों इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व में, स्वयं प्रधानमंत्री ने अपनी सारी प्रतिष्ठा झोंक दी। हमने नहीं कहा था, उन्होंने कहा कि दिल्ली जो सोचती है सारा देश वो सोचता है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव पूरे दुनिया में देखा जा रहा है।
उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को लगाया, कितना पैसा झोंका, किस किस तरह की बातें कही जो प्रधानमंत्री के पद को शोभा भी नहीं देती हैं। मैं सोचता रहा कि आखिर क्यों एक छोटे से राज्य में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी प्रतिष्ठा क्यों झोंक रही है। कहीं ऐसा है कि उन्हें लगता है कि ये रथ एक बार रुक गया तो रीस्टार्ट नहीं हो सकता, या ये कि प्रधानमंत्री का तिलिस्म एक बार टूट गया तो कांच का घड़ा है दोबारा जुड़ेगा नहीं, या फिर ये कि किसी से भी हार जाएं, आम आदमी पार्टी से ना हारे, क्योंकि ये झाड़ू वाले एक बार निकल पड़े तो फिर झाड़ू की बात दूर तलक जाएगी। कहीं ये डर था क्या उनको? Right, Mr. Yogendra Yadav, continue staying with us. We'll come back to you in just a bit. But in the meantime, let me just very quickly bring you 3 updates. One, of course, is the fact that the Congress has not even opened its account in these elections. It's in the second position only in 4 seats. That's Matya Mahal, Chandni Chowk, Gandhi Bazaar, and one more seat. The other factor, of course, is that the Prime Minister Narendra Modi himself has telephoned Arvind Kejriwal and congratulated him. So that means in a way it is the BJP accepting defeat finally as far as these polls are concerned. And latest election commission figures suggest that the Aam Aadmi Party is leading in 61 seats, BJP in 1, BJP in 6, I beg your pardon, INLD in 1, and the Akali Dals in 1 seat. So, Mr. Shastrabodhe, the news gets even worse for you now. You need 7 seats at least to get the LOP position, and even that seems in danger as we speak right now. I don't think anything should be said at this juncture in conclusive terms. I have already said that this is a serious kind of verdict and we have to look at it very seriously, and at the same time there are several messages emanating from the result, and I am really happy that the Prime Minister himself has congratulated the victorious party leader, that is Arvind Kejriwal, and that is how we do politics. I mean, very graciously we will accept whatever is the people's verdict, and there is nothing great about it. Every party should be doing the same thing. Therefore, we will be analyzing the message, in going into the minute details of it and arriving at whatever the course correction plan that is required. विनय जी, कई सवाल है मेरे पास आपके लिए, आपसे जरूर पूछती रहूंगी, लेकिन फिलहाल जो है योगेंद्र यादव जी से 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ, महत्वपूर्ण सवाल हैं। योगेंद्र यादव जी, ये बताइए कि पहली बात तो आप जब बोलते हैं तो जाहिर है लोग सुनते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जाहिर है बोल रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं कि अगले 6 महीने में आम आदमी जो बाहर निकल के आपके लिए वोट जिसने किया है, जिसको विनोद शर्मा ये कह रहे हैं कि अपने आप को मैंडेट किया है आम आदमी पार्टी ने, अपने आप को जो है वो चुना है आम आदमी पार्टी ने, आप ये बताइए कि उसके लिए अगले 6 महीने में ऐसे कौन से बदलाव होने जा रहे हैं जो 15 साल में कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया? हमने 70 पॉइंट का अपना एक्शन पॉइंट एजेंडा देश के सामने रखा है और वो सबके हाथ में, तो जाहिर है उसके अंदर तमाम ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी हैं जो एकदम इम्प्लीमेंट करने वाली हैं, कुछ ऐसी हैं जिसमें 6 महीने में काम होगा, कुछ ऐसी हैं जिसमें 2-3 साल लगेगा। मैं समझता हूँ कि नई सरकार जैसे ही शपथ ग्रहण करेगी उसके बाद वो इन सब चीज़ों को आउटलाइन करेगी, और आज तो केवल समय है इस वर्डिक्ट को समझने का, आज समय है दिल्ली के आम आदमी को सलाम करने का, आज समय है देश में नई आशा को स्वीकार करने का। जी, अच्छी बात कह रहे हैं योगेंद्र यादव, आप कह रहे हैं कुछ भी जो है हफ्तों में और सिर्फ महीनों में नहीं होगा, बल्कि हर चीज में वक्त लगता है। जी योगेंद्र, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? जी प्लीज पूछ लीजिए। Is he there? Hello? He can hear you. Go ahead. Okay. No, you see, well, of course, I understand that it takes time for policies to be translated on the ground. It does take time. But you know, the people, lately one has witnessed that people are becoming increasingly impatient, and the gestation period would have to be shortened in order to meet their aspirations. Say for instance, the issues that have brought you to power are issues that trouble people on a daily basis. And those issues will have to be, I think, handled on a war front. Say for instance, electricity, water, law and order, and the day-to-day, and countenance with corruption which happens in Delhi. I know that some people have voted for you, people who sell, stuff on the pavements. They're saying we'll have to vote for Arvind because Arvind will save us from the corrupt cop. He will, that the corrupt cop will not come and demand a hafta for me all the while. So these are the issues you'll have to handle immediately. And there are some issues on which you need cooperation of the center
because you are a half state, and on land is not under your control, law and order is not under your control, and there has been a history of confrontation with the police of the Aam Aadmi Party. So these are the things. How do you intend handling them in a quicker mode, actually? योगेन जी, I think you make a very fair point. There are certain things which can be done immediately. There are certain things which can be done in the medium run, and certain kinds of issues that require a long term. So we need to divide those three into parts and attend them accordingly. And as for the cooperation from the centre, I'm absolutely sure the BJP government at the centre would behave in the federal spirit of this country. Mr. Narendra Modi himself has been a chief minister, and he knows that when the opposition party is in the centre, there is still a basic modicum of federal principle that governs our country. I'm sure they would live by it. We are governed by a federal constitution, and constitution is above the chief minister, above the prime minister. I have faith in the constitution and its spirit. Thank you. Before we go back to Mr. Yogendra Yadav and ask him another question, some more information that is coming through right now. The BJP is leading only in 5 seats as the trends stand at the moment. Of course, those seats are Mustafabad, Rohini, Shadra, Trinagar and Vishwasnagar. Only 3 of those seats where the BJP is leading handsomely. That is in Mustafabad, where the margin is over 10,000 votes. Rohini is just 1,000 votes. Shadra is about 842 votes. Trinagar is about 2,607 and Vishwasnagar 713. So these are the 5 seats where the BJP is leading at the moment. Mr. Yogendra Yadav, coming back to you now, of course. Okay, we seem to have lost the line there with Yogendra Yadav. Yeah, I can with this BJP result. All this while people have been saying that the Congress votes have been transferred into AAP. The results that are coming down to the wire as of now only shows that it's BJP voters who have been voting for AAP, and this is exactly what Vinay ji will have to take back, and the party will have to sit down and talk about and analyze, if they have to analyze anything, as to why BJP supporters have voted for AAP this time. I think that point has been very clear by Mr. Shastri, that they are going to go back to the drawing board. They're going to introspect. They're not going to be like the Congress and wait, is what he said. The rest of the analysis can wait. Let me take that to Pankaj Sharma of the Congress, who's with us. Pankaj Sharma, your party has not even opened its account in Delhi. What seems to have gone wrong? You're talking about, some of your leaders were talking about forming the government in Delhi a few days ago. Well, that of course was out of the question even back then. But what seems to have gone wrong? There are things, we are looking into that, and we are giving it a serious thought. As you know, Congress is passing through a critical phase for last few months, for around a year or so. But the basic message of the victory of Aam Aadmi Party in Delhi is that people have lost confidence in BJP. Congress, of course, was not in a situation where we could have formed the government or whatever. So, the basic message is for BJP. They had come with a the message may be for the BJP, but there's no pride or there's no solace in that, is there? Because the Congress has done terribly in these elections. I mean, you can't take that away. I certainly agree with you. We have to give it a serious thought, and I'm sure you will find several changes in the party in coming days and coming months. We are trying to gear up. पंकज शर्मा जी, अनुरोध करेंगे आपसे कि आप हमारे साथ बने रहिए, और जाहिर है बीजेपी की अगर हार हुई तो हमारी भी हार हुई, और इस बात से थोड़ा सा सुकून ले लिया जाए। शायद पता नहीं, हो सकता है ये रणनीति फिलहाल आज के दिन कांग्रेस पार्टी की हो। आशुतोष आम आदमी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और जाहिर है आम जनता ये सुनना चाहती है कि जब उसने विनोद शर्मा जी के शब्दों में कहे अपने आप को मैंडेट किया है, अपने आप को चुन लिया है, अगर जिस तरह से बाहर निकलकर इतनी बड़ी तादाद में वोट किया है, और बताया जा रहा है कि 1977 में सिर्फ इतनी बड़ी जो है वो हार देखने को मिली थी, जीत के अलावा हार देखने को मिली थी जब सजा दी गई थी एस्टेब्लिशमेंट को। क्या इसको इस बात से कंपेयर किया जाए या नहीं, ये तो खैर दीगर सवाल है, लेकिन आपकी कौन सी 5 प्रायोरिटीज हैं आशुतोष? और इससे पहले आपको मुबारकबाद भी दे दूं। देखिए, आज की तारीख में हम इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे कि हम आगे क्या करना है, क्या नहीं करना। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें किसी की हार हम नहीं देख रहे, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि इस देश के अंदर एक नई राजनीतिक संस्कृति का जन्म आज हुआ है,
और ये उस आम आदमी की जीत है जो जिस आम आदमी ने इस देश के के एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़ी उम्मीदें लगाई थी और उसको पिछले दिनों कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी थी। जहां तक आपने पूछा हमारी प्राथमिकता क्या होगी, हम पहले से कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो दिल्ली को हम एक ऐसे मॉडल स्टेट के तौर पर डेवलप करना चाहेंगे ताकि हिंदुस्तान के अंदर एक संदेश जाए, हिंदुस्तान के लोगों के मन में एक संदेश जाए कि विकास बिना भ्रष्टाचार के भी संभव है। अभी जो ये कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट विद करप्शन इज द ओनली ऑप्शन, हमारा ये कहना है कि डेवलपमेंट विदाउट करप्शन इज ऑल्सो पॉसिबल, इट इज डूएबल। तो हमारी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ इतनी है और जब हम बिना भ्रष्टाचार के विकास करेंगे, आप देखेंगे कि न केवल दिल्ली का बल्कि पूरे देश के अंदर एक बहुत पॉजिटिव संदेश जाएगा। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, जहां सारे तबकों को साथ लेकर चलना होगा, जहां हर सेक्टर का विकास करना होगा और जहां पे अमीर गरीब के बीच की खाई को कम से कम करने की कोशिश की जाएगी। जी हाँ, आशुतोष ने बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आम जनता ने इतनी बड़ी जीत दी है, ये बात सही है, लेकिन हो सकता है ये सवाल आपको आज के दिन बहुत अच्छा ना लगे, पूछा जाना फिर भी जरूरी है। पिछले बार में लोगों ने अपने हाथ जरूर जलाए थे, पिछली बार जिस तरह से हमें नतीजे देखने को मिले थे, क्या इस बार, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली का जिस तरह का नक्शा है, उसका जो स्ट्रक्चर है, आपको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी। तो क्या वाकई उसी कन्फ्रंटेशन के साथ आप केंद्र सरकार से मिलेंगे, अपनी मांगे पूरी करेंगे, या एक मैच्योर पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर? देखिए, चुनाव खत्म हो चुका है और चुनाव के दौरान आप पक्ष विपक्ष दो या तीन कई पक्ष होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हुए दिखते हैं। आशुतोष में 49 दिनों की बात कर रहे हैं, आ जाते हैं तो जो भी मैं उसी पे कह रहा हूं, तो उसके बाद वो जो मुख्यमंत्री होता है वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, किसी एक तबके का नहीं होता। 49 दिनों के अंदर मुझे नहीं लगता कि हमने कोई कन्फ्रंटेशन करने की कोशिश की थी। और अगर किसी को लग रहा होगा तो मैं आज साफ कहना चाहता हूं कि आज से जो हमारी पारी शुरू होगी बिल्कुल नई पारी होगी और हमारा जो संविधान है, केंद्र और राज्य के रिश्तों के बीच में जो रिश्ता है उसको और मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। हमें आज की तारीख में बिल्कुल ये सोचने का वक्त नहीं है, हम सोचना चाहते हैं कि हमारा किसी से कोई झगड़ा होगा। हम सबसे सहकार की भूमिका में रहेंगे, हम सबसे सहानुभूतिपूर्ण तरीके से मिलेंगे। हमारी विनम्रता, हमारी विनयशीलता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होगी और हमें चाहेंगे कि सब लोग मिलकर दिल्ली का विकास करें, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, हम सबको मिलकर दिल्ली का विकास करना पड़ेगा। अगर हम देश के अंदर एक नई राजनीतिक संस्कृति शुरू करना चाहते हैं तो हमें परंपरागत ढंग से सोचने का जो तरीका है उसको भी पीछे छोड़ना पड़ेगा। आशुतोष, मैं जानती हूँ आज के दिन आप काफी मसरूफ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आम जनता की जो उम्मीदें हैं, आपको नहीं लगता वाकई कि जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने दबाव बना के रखा है, जितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं वोट करने के लिए, दबाव भी आपके ऊपर उतना होगा? हो सकता है कुछ चीजें बहुत प्रैक्टिकली आपके लिए संभव ना हो करना, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आम जनता की बेसब्री आपको परेशान करेगी? नहीं, देखिए, ये हमारे ऊपर दो तरीके का दबाव निश्चित रूप से होगा। पहला तो दबाव ये होगा कि इतनी उम्मीदें, इतनी आकांक्षाएं लोगों ने हमारे ऊपर रखी है। जब आकांक्षाओं का आसमान बहुत ऊंचा हो जाता है तो जाहिर सी बात है उस पर उसी हिसाब से डिलीवरी भी करनी पड़ती है और उसी रफ्तार से करनी पड़ती है। लेकिन हमारे ऊपर दूसरे तरीके का दबाव होगा जब जनाकांक्षा इतनी ज्यादा हो और हम एक नई राजनीतिक संस्कृति के बारे में बात कर रहे हो, तो उस नई राजनीतिक संस्कृति का पौधा रोपकर उसको एक बड़ा वृक्ष बनाने का काम हमें करना है। क्योंकि इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अगर इतना बहुमत मिला है तो उसका एकमात्र कारण यह है कि लोग परंपरागत राजनीति से ऊब चुके हैं। लोग अब उस परंपरागत राजनीति को पसंद नहीं करते जहां भ्रष्टाचार है, जहां मनी पावर है, जहां मसल पावर है, जहां मैनिपुलेशन है। लोग स्वच्छ साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं जहां मेरे जैसा आदमी भी राजनीति के अंदर आकर राजनीति कर सके। अन्यथा मैं खुद इस राजनीति को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखता था, लेकिन अगर आज मेरे अंदर हिम्मत आई है कि आम आदमी पार्टी का कंट्रीब्यूशन है और मैं चाहूंगा कि मेरे जैसे हजारों लोग इस राजनीति के अंदर आए, ईमानदारी के साथ राजनीति के अंदर आए, क्लीन पॉलिटिक्स हो, अफोर्डेबल पॉलिटिक्स हो। जी हाँ, मैं गुजारिश करूंगी आपसे कि आप हमारे साथ बने रहिए और इस बीच दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपुल मुदगल CSDS से स्वागत है आपका, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नूरा चोपड़ा भी जुड़ गई हैं। विपुल मुदगल, अभी तक इसको क्लास वॉर बताया जा रहा था कि गरीब आदमी आम आदमी पार्टी के साथ, अमीर आदमी बीजेपी के साथ, लेकिन आज तो ये दीवार भी टूट गई है लगता है। देखिए, मुझे लगता है कि दो बड़े चेंजेस हुए हमारे सामने पिछले कुछ दिनों में। एक तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो ये कि जाति की, समुदाय की बाउंड्रीज टूटने लगी और एक एस्पिरेशनल क्लास का उदय हुआ कि लोग जो है वो बिजली, पानी, सड़क की बात पूछने लगे, खुल के पूछने लगे। और दूसरा हुआ जो आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो डोनेशंस हैं
वो सामने पब्लिक डोमेन में रखे जाएं। ये बहुत बड़े इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। अगर इसको कोई चाहे भी बदलना, अगर आम आदमी पार्टी भी बदलना चाहे तो वो कल को नहीं बदल सकते। मुझे लगता है कि बहुत दूरगामी परिणाम इसके होने वाले हैं और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का डिक्लाइन अभी आने वाले समय में, जैसे आप कह रही थी, काफी समय तक चलेगा। जी नूरा चोपड़ा, क्या ये कहें कि वाकई ये सिर्फ एक पार्टी की सरकार जाकर दूसरी पार्टी की सरकार आ जाना है, या आशुतोष जिस तरह से कह रहे हैं कि एक नए पॉलिटिकल कल्चर, एक नई राजनीतिक संस्कृति का आगाज है? नहीं, नए पॉलिटिकल कल्चर की तो आगाज है, पर यह है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया है, इट्स टोटली प्रो आप वोट। और आपके लिए लोगों ने बीजेपी वगैरह जब से हम लोग पूछते रहे कि भाई क्यों आप वोट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, तो बोलते थे आप सबको ट्राई कर लिया, अब इनको ट्राई करना है। नहीं, आप क्या कह रही नूरा चोपड़ा कि ये बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं है, आपके लिए वोट है? ऑफ कोर्स इट्स प्रो आप वोट। एंड ऑफ कोर्स बीजेपी जब जिससे सफाया हुआ, बीजेपी के वोटर हम लोग कह रहे थे मिडिल क्लास वोट नहीं करेगा, लेकिन मिडिल क्लास भी बीजेपी से हटके आपको वोट किया है। विनोद शर्मा जी सहमत है इस बात से कि ये जो है वो 8-9 महीने की सरकार पे ये कोई उनका इम्तिहान नहीं है जिसको कि ये फेल और पास किया जाए? बीजेपी के खिलाफ भी वोट नहीं है, 15 साल की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी वोट नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए वोट है? देखिए, ऐसा है कि कभी कभी ऐसे मरहले आते हैं जब लोग अपनी पॉलिटिकल एलिजियंस, अपनी प्रेडिलेक्शंस को ताक पे रख के बाहर निकल के वोट करते हैं। 77 के वर्ष में ये हुआ था जब लोग बाहर निकले थे और उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ वोट किया था। आप उसको जनता पार्टी पक्ष के पक्ष का वोट भी कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको देख रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कमिटेड वोटर था, जो निकल कर आया और आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट डाला, भले ही वो भाजपा का वोटर था या कांग्रेस का वोटर था, उसका उद्देश्य एक था कि जो केंद्र में सरकार है उस पर अंकुश आम आदमी पार्टी ही लगा सकती है। आप समझ रहे हैं इस बात को? और बहुत सा वोट इस सेंटिमेंट से गाइड हुआ। जो आम आदमी पार्टी का अपना वोटर था वो एक क्लास कैटेगरी का वोटर था। वो जैसे पिरामिड है ना, अगर सोसाइटी को आप पिरामिड मानते हैं तो पिरामिड के बीच के नीचे वाला वोटर जो था उसने क्लास पैटर्न पे वोट किया। This time around it looks like class has not played that much of a role because 55% of the voter has gone out and voted for the Aam Aadmi Party. So this has gone beyond caste and class. The new tally is you know the percentage of 65 now. 65 you know the percentage of the poor. 65 seats. You know the percentage of the poor and the lower middle class in this city? 60%. Okay, they are 60%, but they don't get to articulate their views between two elections. Because discourse in Delhi is dominated between two elections by people who may be pro-business. बट विनोद जी, आप 60% की बात कर रहे हैं, 64-65 सीटें मिल रही हैं, तो 80-90% वोट मिल रहा है। नहीं, 80-90% वोट, देखिए जो कास्ट वोट हुआ है उसमें कितना मिल रहा है वो बात छोड़ दीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि इनका जो वोट है वो एक प्लेटर है, वो एक चीज नहीं है। उसमें We're getting visuals from the Aam Aadmi Party headquarters at the moment where Yogendra Yadav is addressing the gathering there. Let's listen in to the voices coming in from there. उम्मीद का दिया आज भी जल रहा है। इस देश की राजनीति को बदलने की, सच्ची और ईमानदारी की राजनीति की उम्मीद आज भी कायम है। इस देश के लिए उम्मीद इंकलाब इंकलाब भारत माता की। और अब तो वो नारा लगाने की जरूरत नहीं बची। 5 साल के There, of course, celebrations have begun at the Aam Aadmi Party headquarters, and you can see all of them addressing. Joining us right now is Raghuram of the Aam Aadmi Party as well. Raghuram, firstly, congratulations. Great victory as far as your party is concerned, leading in 65 of those 70 seats. We're getting trends now from all 70 seats as we speak right now. The BJP has been reduced to just 4. The Congress has not even opened its account, and the Aam Aadmi Party doing splendidly well.
Raghuram, this figure of 65 even goes beyond what you had predicted or your expectations. You had expected about in the 50s, but this is clearly, it stands at 65 as we speak right now. It goes beyond even your expectations. Yeah. See, I had no expectations. We just knew that we had to work and work hard to bring a party to a place where they could deliver their promises. Arvind Kejriwal ji has said that give me full majority and I will deliver. So it was our job, the volunteers' job, to get that majority. And the volunteers have over-delivered. They have done really well. Now it is the time of the party leadership to deliver on their promises. We are very happy that we've done our job and we've given the opportunity to serve the city to the Aam Aadmi Party. Yeah. All right, do stay with us, Raghuram. Ajay Maken, the chief ministerial candidate of the Congress, is addressing the media at the moment. Let's quickly listen into what Ajay Maken has to say. आप सब लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी दोनों को बधाई देना चाहूंगा। जनता का जो निर्णय है लोकतंत्र के अंदर वो सर्वोपरि होता है, सर्वमान्य होता है और जनता का जो जनादेश इन चुनावों के जरिए हम सब लोगों को मिला है, हम लोग बधाई देना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी को और उम्मीद करेंगे कि जो वायदे उन्होंने किए हैं, जो सपने उन्होंने इस चुनाव के दौरान और पहले जिन सपनों को रेखांकित किया है, उन सपनों को जरूर दिल्ली के अंदर पूरा करेंगे, उन वायदों को जरूर पूरा करेंगे। लोकतंत्र की भलाई के लिए, लोकतंत्र की और मजबूती के लिए मैं दिल से ये इच्छा करता हूं कि उन वायदों को वो जरूर पूरा कर पाएंगे। आज चुनाव के नतीजे के बाद में जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर आज दिल्ली चुनाव के आप सब लोगों को बोला तो हुआ था कि भी कितने बजे आएंगे, तो आप लोग आप सब लोगों को छोड़ दीजिए। आज चुनाव के नतीजों के समय जो रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं, मैंने कल भी कहा था कि चुनाव के दौरान मैं दिल्ली के अंदर कांग्रेस का चेहरा बन करके गया था और चुनाव के नतीजों की जिम्मेवारी भी पूरी की पूरी मेरी है और इस नाते मैंने ये निर्णय किया है, खास तौर के ऊपर जब मैं अपनी खुद की सदर विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव नहीं जीत पा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मुझे कांग्रेस के महासचिव पद से इस्तीफा देना चाहिए और मैं कांग्रेस अध्यक्षा से मिलकर के अपना त्याग पत्र उनको मैं सौंपूंगा और मैंने निर्णय किया है कि खुद के चुनाव हारने के बाद में नैतिकता के आधार के ऊपर ये जिम्मेवारी मेरी ही बनती है और मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। जब जिम्मेदारी मेरी थी तो जवाबदेही भी मेरी ही होनी चाहिए और इस नाते जब मैं खुद अपने चुनाव खुद में हार गया हूं तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी पद पे मेरे रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
आप सुन रहे थे। फिलहाल जाहिर है किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इतने बुरे हालात से कांग्रेस पार्टी 2-4 होगी जहां खुद अपनी सीट वो गंवा देंगे। खुद अजय माकन जो कि जाहिर है एक ज़माने में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे कांग्रेस पार्टी के। वाकई चिंतन का विषय है, मनन का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन है वो बीजेपी के लिए भी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में फिलहाल अजय माकन जो बता रहे थे वो ये कि एआईसीसी के जो जनरल सेक्रेटरी पद है उससे वो इस्तीफा दे रहे हैं। क्या मायने हैं इसके, क्या निकलता है इसका नतीजा, कांग्रेस पार्टी को किस तरह से नुकसान होगा, क्या और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका मोह भंग हो और वो बाहर आए, जैसे हमने पिछले दिनों में भी देखा है। वो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ नलिन कोहली बीजेपी से मौजूद हैं। नलिन कोहली, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। अभी तक कुछ देर पहले तक भी हम कह रहे थे कि इज द बीजेपी न्यू कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी से भी नीचे टैली आपकी आ गई है। फिलहाल 4 के आसपास नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी से नीचे मतलब अच्छा पिछले चुनाव के दृष्टि से कह रहे हैं। रुक जाते हैं क्योंकि मैं पिछले घंटे में देख रहा हूं कभी 8, कभी 4, कभी 5, कभी 3 फाइनल रिजल्ट सारे दीजिए, लेकिन जो भी टैली होगी अंततः तो हमें यह स्वीकारना है कि ये एक बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, और दिल्ली की जनता ने उन्हें एक बहुत बिल्कुल वेव की दृष्टि से वोट दिया है और उसके लिए वो स्वागत उनका मतलब बधाई उनको देते हैं। नलिन कोहली, अगर मैं योगेंद्र यादव जी के शब्दों में कहूं, हालांकि बहुत बैलेंस बोलते हैं वो और ज्यादातर सुपरलेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि क्या ये माना जाए इससे कि ये सेंट्रल लीडरशिप जो है बीजेपी की उसकी तरफ कोई इशारा है, क्या उसका ये इम्तिहान के तौर पर इसको देखा गया? जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, क्या ये माने कि प्रधानमंत्री मोदी का जो तिलिस्म है वो टूट गया है, योगेंद्र यादव के शब्दों में? योगेंद्र यादव जी के मैंने बयान सुना नहीं है, लेकिन कम से कम मैं इतना कहूंगा कि कोई चुनाव ऐसा नहीं होता जो परीक्षा नहीं होती, चाहे वो आप ग्राम सभा से लेके पार्लियामेंट तक जाएं। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतती भी गई है और एक लंबे समय तक हारती भी रही। हर हार में सीख होती है, सीख के साथ आगे बढ़ेंगे तो मजबूत होती है पार्टी, इसीलिए तो आज केंद्र में हमारी सरकार भी है पूर्ण बहुमत के साथ। तो इसलिए मैं उस निष्कर्ष के साथ तो कम से कम मानूंगा नहीं। जी हाँ, मैं जानना ये चाहती थी आपसे कि माना यह जाता है कि 2002 के बाद से अब तक जब भी आपने पीएम मोदी, जो उस दौर में पीएम नहीं थे, नरेंद्र मोदी का नाम आपने जब भी आगे रखा, उनके नाम पर चुनाव लड़ा है, कोई चुनाव आप नहीं हारे हैं। शायद ये हो सकता है ऐतिहासिक हो ये, लेकिन क्या ये जो जोड़ी है जो अब तक लग रहा था कि विजयी जोड़ी है, अपराजित जोड़ी है, मोदी शाह जोड़ी, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये चुनाव छोटा जरूर है लेकिन संकेत बड़े दे रहा है? क्या बीजेपी में भी अंदर खाने इसमें लेकर एक आत्ममंथन है कि इस जोड़ी की जो संगठन में जो इसकी अपनी धमक है, क्या उस रणनीति में कोई बदलाव होगा? अगला चुनाव जीत जाएंगे तो आप फिर क्या कहेंगे? इसीलिए मुझे लगता है कि इतने इंस्टेंट हम लोग एनालिसिस नहीं करते, हर चीज के कारण होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं अफसफा जी, यदि हमारा वोट परसेंटेज जो 33% के करीब था हल्का सा बढ़ा या हल्का सा घटा, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि बाकी वोट हमारे अगेंस्ट कंसोलिडेट हुआ और उनके फेवर में गया। तो उससे क्या हम कहेंगे कि हमारी हार उस रूप से हुई कि हम अपने वोट को खोए? इसके बिल्कुल सामने कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर खत्म हुआ है और वो वोट शेयर स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी के प्रति गया है, फेवर में गया है। इसलिए डिटेल जब तक हम नहीं देखेंगे किसी भी निष्कर्ष पे आना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर भी नलिन, ईमानदारी से बताइए मुझे फिलहाल कि आज के दिन ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जो खुद एक पार्टी प्रवक्ता होने के नाते आप नहीं देखना चाहते थे और जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये गलतियां हो गई और ये नतीजा हुआ? वैसे आपको इतना कभी पार्टी प्रवक्ता या पहले भी टीवी लगातार करते गए, तो मैं बहुत ऐसे सीन्स में बैठा हूं, 2004 के चुनाव में, 2009 के चुनाव में, कई बार अकेले भी लंबे लंबे बड़े पैनल्स के साथ। तो ये आदत होती है, हार जीत राजनीतिक सफर का भाग है। कोई ऐसी पार्टी नहीं मान सकती कि सदैव वो हारती जाएगी अगर मेहनत कर रही है और सदैव जीतती जाएगी, ये दोनों है। और मैंने पहले भी कहा, हार से सीख लेके आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है,
जीत से आदमी को सेवा करना पड़ता है, पार्टी को सेवा करना पड़ता है, तभी मजबूत होती है पार्टी। जी, नलिन कोहली, मैं अनुरोध करूंगी आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त मनीष सिसोदिया जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, आइए सीधे चलते हैं। दिल्ली के लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है अरविंद केजरीवाल को, उनसे किस तरह का आग्रह करना चाहेंगे आप? मैं अभी तो क्योंकि रिजल्ट्स आने हैं, पूरे आने बाकी हैं, पर बस मेरी यही इच्छा है कि अब केंद्र सरकार और दिल्ली की जो सरकार बनेगी वो एक तरह से अच्छे के कंपटीशन में आए। अभी तक नेगेटिव कंपटीशन होते थे, हमने 5,000 की बेईमानी की तो दूसरी पार्टी की सरकार 10,000 की बेईमानी करती थी। अब हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों के लिए केंद्र सरकार अच्छा काम करे और राज्य सरकार अच्छा काम करे और अच्छे करने की राजनीति हो, अच्छे करने में कंपटीशन हो। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है, वो दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी साफ सफाई, अच्छी सिविक सर्विसेज देने का कंपटीशन करे। दिल्ली सरकार अपने अधीन के विभागों के लिए अच्छा कंपटीशन करे। केंद्र सरकार अपने अंदर के जो विभाग हैं उसके अच्छा दिल्ली के लोगों को क्या अधिक से अधिक दिया जा सकता है उसका अब कंपटीशन होना चाहिए। दिल्ली के लोगों की जिंदगी को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है इसका अब कंपटीशन होना चाहिए। पीएम ने बधाई दी है, पीएम ने फोन करके बधाई दी है, कहा है कि अब आपके जरिए काम करना चाहते हैं दिल्ली का सुधार करना। मुझे लगता है ये बधाई हमें या आम आदमी पार्टी को नहीं बल्कि उन हजारों कार्यकर्ताओं को जाती है जिन्होंने दिन रात काम किया है और उन दिल्ली के तमाम वोटर्स को जाती है जिन्होंने इस पर भरोसा किया है, इस साफ सुथरी राजनीति पर भरोसा किया है। शपथ इस बार कहाँ लेंगे? शपथ इस बार फिर रामलीला? अभी इसके बाद रिजल्ट पूरा होने दीजिए, उसके बाद प्लान किया है पिछली बार तो आपका अनुमान कितनी सीट का? हम तो चाह रहे थे कि 70 सीटों पे लड़ रहे हैं तो हम एक सीट जीते। आपने कहा था पता लगेगा कि देश की बात है या नहीं है, क्या ये वाकई देश के मन की बात है? मुझे लगता है इन सब चीजों पे बाद में बात करेंगे। अभी किसकी होगी इस इलेक्शन? किसकी हार होगी? मुझे लगता है ईमानदारी की जीत है। और हार किसकी हो रही है सर? ये ईमानदारी की जीत है। विपुल मुदगल, बहुत जाहिर है शानदार जीत है आम आदमी पार्टी के लिए। खुद एग्जिट पोल्स के नतीजे जो हैं वो पूरी तरीके से गलत हो गए, एग्जिट पोल्स के जितने भी प्रेडिक्शंस थे। लेकिन अपोजिशन का क्या होगा आप दिल्ली में? देखिए, ऑपोजिशन तो जहां विधानसभा में तो ऑपोजिशन काफी मार्जिनलाइज्ड नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ कि कौन अपोज करेगा पॉलिसी? नहीं, ये तो केंद्र में इनकी सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी उसको ऑपोजिशन लगातार देती रहेगी, बहुत पैनी नजर रहेगी, मीडिया की भी बहुत पैनी नजर उनके ऊपर रहेगी। लेकिन जो है दोनों पार्टीज को एक बड़ा अच्छा सबक मिला है कि आपको कोर्स करेक्शन का समय ये है। आप देखिए कि अगर हाईकमांड कल्चर का आपने विरोध किया और आपने कहा डायनेस्टी डायनेस्टी डायनेस्टी, उसके ऊपर पूरा चुनाव लड़ा और हाईकमांड कल्चर देखने को मिली कि जब एक मुख्यमंत्री उम्मीदवार थोपा गया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो आधे घंटे पहले अमित शाह ने फोन करके सब लोगों को बताया, दिल्ली के जो बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कि भाई हम ये बड़ा डिसीजन हमने किया है। तो ये हाईकमांड कल्चर आप ना करें। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सबक है, सबके लिए बहुत बड़े बड़े सबक इसमें लगे हुए हैं। और ऑपोजिशन में भी एक सकारात्मक भूमिका होती है आपकी। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो अच्छी सकारात्मक विपक्ष अभी भी दे सकती है। कांग्रेस पार्टी बाहर रह के भी अच्छा विपक्ष दे सकती है, क्योंकि लड़ाई तो झुग्गी झोपड़ियों में है। वहां जाइए, वहां पे जब जैसे आम आदमी पार्टी ने दिखाया, अच्छा काम करके अगर आप दिखाते हैं और उसके लिए आपको विधानसभा में होना जरूरी नहीं है। तो जैसे अगर आप अच्छे विपक्ष की भूमिका आप सड़कों पे भी निभा सकते हैं, अच्छी सकारात्मक राजनीति आप बाहर से भी दे सकते हैं। चलिए, हमें फिलहाल यहाँ पर ये कार्यक्रम समाप्त करना होगा, छोटा सा ब्रेक लेना होगा। कार्यक्रम तो नहीं खत्म कर रहे हैं, लगातार जो एनालिसिस है वो राज्यसभा टेलीविजन पर जारी रहेगा और नतीजे लगभग कमोबेश हमारे सामने हैं। और अब जो वक्त है वो ठोस आकलन का है। राज्यसभा टेलीविजन पर लगातार आप इन चुनाव का आकलन देखते रहेंगे। Right, that's it from us, from Arfa and me. Thank you so much for watching, but do stay tuned. We'll be back in just a bit and bring you the latest with a new set of panel and analyze the figures once again for you, and also bring you the latest from all across Delhi. Stay tuned. Keep watching Rajya Sabha Television.